हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया सिक्स्थ क्लास में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के। स्टार्ट करेंगे हम जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं। कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन थोड़ा सा उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कौन सा वाला क्वेश्चन था भाई? वो पूरा जो सर्कल बनाया था ना मैंने, वो सर्कल मैंने सही नहीं बनाया था। देख लेते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन था भाई। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था। इसमें जो मैंने सर्कल बनाया था ना वो ऐसे नहीं बनेगा, वो सर्कल ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि देखो इनिशियली वो यहाँ पर था और जब वो गया तो ना उसका एक्स में मूवमेंट हुआ ना जेड में, सिर्फ वाई में मूवमेंट हुआ। तो वो यहाँ से यहाँ गया है, बस इतना ही आपको मुझे बताना था। जो कल हमने क्वेश्चन किया था इसका सोल्यूशन भी किया था। स्टार्ट करेंगे आज हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? पार्टिकल है, मास m है और चार्ज q कैरी कर रहा है। क्यू जो है वो एक्सेलरेटेड है v पोटेंशियल से, एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, उसमें जा रहा है और सर्कुलर आर्क बना रहा है, रेडियस आर का। तो क्यू बाई एम किसके इक्वल होगा? एक बात बताओ, अगर ये v से जा रहा है तो इसका जो रेडियस होता है वो हमने कल ही पढ़ा था, एम वी बाई क्यू बी होता है। बट क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूले में रखेंगे। 2m इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ये हमको v दिया है तो इसको हम v रख देंगे, डिवाइडेड बाई क्यू बी। क्या मैं इस q से इस q को काटूंगा तो यहाँ पर रूट में q आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। अब r इज इक्वल टू रूट के अंदर 2m v मान लेते हैं पोटेंशियल को और हम नीचे रूट क्यू है, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2m इंटू वी, वी क्या है? पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है, ध्यान देना। क्यू आ गया। अब क्या भाई, क्यू के साथ एक और चीज़ था b, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये b का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए q बाई एम। तो m को इसके नीचे लेके आओ, आर स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, 2v रखो और यहाँ पर q के नीचे m लेके आओ, इंटू बी स्क्वायर। q बाई एम को पूरा पूरा इधर लेके चले जाओ, नहीं तो यहीं रहने दो, q बाई एम को यहीं रहने दो, बी स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ, तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई क्यू बाई एम आ जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू बाई एम को इधर लेके जाओ, इसको यहाँ पर लेके आओ, तो क्यू बाई एम इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको वर्ल किया। वर्ल का मतलब पता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। मान लो ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में वर्क करने का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। फिक्स स्ट्रिंग के अबाउट, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में स्विच कर दिया तो टेंशन का क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऐसे घूम रहा है और चार्ज ये q है तो इस साइड वेलोसिटी v होगी और फोर्स अंदर लग रहा होगा क्यू बी आर वाला, मैग्नेटिक फोर्स, उसी की वजह से ये चलता है। अब एक बात आपको समझानी थी, आगे समझाता हूँ, कि जो फोर्स होती है वो q इंटू वी क्रॉस बी होती है, और जो ये सर्कल बनता है ना वो हमेशा जिस प्लेन में वेलोसिटी होती है उसी प्लेन में बनता है। इस बात का ध्यान रखना, आगे बहुत काम देने वाली है ये चीज़। अब ये बन रहा है, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। जब इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा तो होगा क्या? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, तो जब हम प्लेन को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स अभी इधर लग रही है, तो जब प्लेन चेंज कर देंगे तो या तो फोर्स इधर लगेगी या तो इधर लगेगी। अब यही अगर क्यू का नेचर पता होता तो हम एग्जैक्टली बता देते, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है क्यू का नेचर। तो मैं कहूँगा मे इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब यहाँ पर जो इसमें टेंशन होगा वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी। अब एक पार्टिकल है 10 माइक्रोकूलम का मास दे दिया है, पार्टिकल अच्छा चार्ज है जिसका मास 1 माइक्रोग्राम है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पर मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर के रेडियस पर, 0.1 मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला के इफेक्ट में। जब पार्टिकल पॉइंट P पर है, when particle is at point P, uniform electric field switched on so that particle start moving along the tangent with uniform velocity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? वो मेरी होती है, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता है भाई, ये वेलोसिटी का क्या सीन है?
तो वेलोसिटी का सीन ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, तो इसको इसमें पुट कर दो, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, बी इंटू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। अब बी से बी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू आर डिवाइडेड बाई एम। बी की वैल्यू कितनी है 0.1 टेस्ला और क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकुलम, नीचे 1 माइक्रोग्राम है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 ग्राम 10⁻³ kg। अब क्या करेंगे भाई हम आर रेडियस किस में दिया है 10 सेंटीमीटर में दिया है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, ये ऊपर जाएगा, ये मेरा बनेगा 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर +3 होगा तो ये हो जाएगा 10⁻²। एक जीरो ये 10 खा जाएगा, इसका एक पावर इसको खा जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 10, तो 10 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। याद करने वाली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी इंटू बी। अब इसमें हमको बताना है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो सर्कुलर पाथ किस प्लेन में बनेगा, एक्स वाई में या वाई जेड प्लेन में। एक काम करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन आई में है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस के मतलब मेरी तरफ, 4 फिंगर रखो, थप्पड़ मारो, ये लो थप्पड़ मार रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। ये देखो भाई, ये मेरा आई है, ये मेरा के है, थोड़ा सा के को सीधा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको ऐसे थप्पड़ मारूंगा तो ये इधर आ रहा है, इसका क्या मतलब नीचे, नीचे मतलब इसके प्लेन में, यहाँ पर मेरा बनेगा क्या, यहाँ पर मेरा बनेगा सर्कल। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो सर्कल बनेगा ना वो इसके एक प्लेन में यूज होगा, दूसरा ये नहीं होगा, एक तो आई वाला प्लेन यूज होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी मान लो अंदर साइड, ठीक है, मैं किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंका या प्रोटॉन को फेंका प्लस क्यू चार्ज को, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके बाद ही इसी प्लेन में तो फोर्स लगा, तो ये वाली डायरेक्शन वेलोसिटी की थी, और इसके अलावा दूसरी वाली प्लेन ये हो गई, तो इसी प्लेन में तो सर्कल बनेगा। तो आप क्या याद रखेंगे, जिस प्लेन में वेलोसिटी है वो वाला प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक प्लेन तो वेलोसिटी वाला हो गया, बचा 2 प्लेन, एक में मैग्नेटिक फील्ड है बचता है, उसके अलावा वाला, उसके अलावा और वेलोसिटी वाला प्लेन में ही सर्कल बनेगा। अब इसमें देखो जो सर्कल हम लास्ट लेक्चर में बनाए थे, ये आई में है तो मतलब एक्स तो होगा ही, ये मेरा के में है मतलब जेड में है, तो एक्स तो होगा ही और जेड नहीं होगा, बचा क्या भाई वाई बचा, सिंपल। अब इसमें देखो ये वेलोसिटी के में है, वेलोसिटी मेरी ऐसे के में है और बी इस साइड है, तो चाहे आप ऐसे रख के ऐसे थप्पड़ मारें तो ऊपर बच रहा है जे कैप, जे मतलब वाई, और ये पहले से के में है, तो आप चाहे थंब रूल रखें चाहे ऐसे याद रखें ये बात कि एक प्लेन के वाला होगा, के मतलब जेड, और आई वाला नहीं होगा, जे वाला होगा, जे मतलब वाई, तो एक्स वाई और जेड वाला मेरा आंसर होगा। इसमें चलते हैं, वेलोसिटी जे में है, जे मतलब वाई, तो एक प्लेन तो वाई होगा, ये के में है तो के तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो बचता क्या है आई, आई मतलब एक्स, तो ये एक्स वाई प्लेन में होगा। इसमें आते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों, ये क्या बी का जो डायरेक्शन है वो बाहर आता हुआ है, बाहर मतलब के, तो ये के में है, ये आई में है, तो मेरा जो सर्कल होगा वो मेरा किस प्लेन में बनेगा सोचो, आई मतलब एक्स में बनेगा, के में होगा नहीं, मतलब किस में होगा जे में, तो एक्स और वाई होगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर थप्पड़ मारा तो नीचे गया, तो ये वाला जो प्लेन होगा इसमें मेरी सर्कल बनेगी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसे हमको बताना है कि ये मेरा एक्सेस है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को फेंका, तो वो इसके ऐसे सर्कल बनाएगा, ऐसे 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 सर्कल बनाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब वो जो हेलिकल बनाएगा ना, हेलिक, वो ऐसा बनेगा इसको लपेटते हुए, या फिर इस पेन के अंदर घुस के निकलेगा, तो इसका आंसर था पेन में घुस के निकलेगा। क्यों क्यों घुस के निकलेगा, क्योंकि जब इसने इसको फेंका तो ये वेलोसिटी कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी वो मेरी इसके आसपास रिबाउंड नहीं करेगी, ऐसे जाएगी इस साइड से, फिर घुस जाएगी इसमें, फिर निकलेगी। ये वाला डायग्राम सही था, ये वाला गलत था, मतलब इसके आसपास लपेटने वाला फोर्स नहीं लगेगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस पेन के अंदर घुस के ऐसे निकलेगी, एक लूप बनाएगी, घुसेगी, निकलेगी। और इस एक बार जाके दोबारा आके इसमें घुसने को ही हम क्या कहते हैं भाई, पिच कहते हैं।
अब पिच के बारे में आप लोग को सिखाऊं तो ये तो छोटी बात हो जाएगी। दो जगह बायो में पढ़ते हैं हम पिच। लड़कियों की एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हाई पिच वॉइस हो जाती है, और दूसरा डीएनए में भी हम पढ़ते हैं पिच लेंथ कितनी होती है जरा बताना। क्या 3.4 एमस्ट्रॉन्ग होती है, 0.34 एमस्ट्रॉन्ग होती है, या 3.4 एमस्ट्रॉन्ग? कमेंट करना कितनी होती है पिच लेंथ। 10 डीएनए के बीच की लेंथ होती है, या एक डीएनए और एक डीएनए बेस पेयर के बीच की लेंथ होती है, या 10 बेस पेयर के बीच की लेंथ होती है, बताना। तो पिच जो होगी वो मिनिमम, जो पहला वाला एक बार राउंड मार के दोबारा वहां पर आएगा, इसी को पिच लेंथ बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है। ये यकीन प्लस का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े। पहले बता दूं, अभी जो यहाँ पर हमने सीखा है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये इसका, वो मेरा होता है V0/R। ये कैसा अजीब सा टाइम पीरियड है, ऐसा ही टाइम पीरियड होता है। ये T क्या है, ये पिच है, पिच टाइम पीरियड नहीं है, पिच है। ध्यान देना इस बात को, अगर मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया होगा तो ये वेलोसिटी है, ये मेरा रेडियस है, जो ये लूप बन रहा है उसका। तो चार्ज पार्टिकल है, वो ओरिजिन से ऐसे थ्रो किया, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आया, V0 से फेंका, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी एक्स एक्सेस के अलाउंग, वो P पॉइंट पर स्ट्राइक किया। मान लो ये पॉइंट P है, एट अ फिक्स टारगेट T ऑन अ वाई एक्सेस, और यहाँ से यहाँ की लेंथ मेरी T है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू B0 है। P strike on fixed target T on the x-axis for minimum value of this magnetic field it will also strike। ये फिर से यहीं स्ट्राइक करे, ऐसा कोई कंडीशन बताओ, बताओ भाई। अब पहला कंडीशन देखते हैं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दूं और वेलोसिटी के भी डबल कर दूं। तो पिच मेरी होती है B0 डिवाइडेड बाई 2V0, B0/V0 होती है, दोनों को डबल कर दिया, तो क्या मेरी पिच वही रह गई B0/V0? तो ये वाला तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर कोई दो है, सिर्फ एक नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? अब दूसरा वाला देखते हैं। जब हम दूसरा वाला देखेंगे तो टी मेरा हो जाएगा 2B0 डिवाइडेड बाई V0, ठीक है, ठीक है। तो क्या मेरी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ टी? तो मेरा जो टी है वो मेरा पिच लेंथ मेरा नया वाला आधा हो गया, नया वाला आधा हो गया कि पुराने के कंपेयर में डबल हो गया? नया वाला पिच लेंथ पुराने के कंपेयर में डबल है। यार क्या कर रहा हूँ मैं सच में बता रहा हूँ, इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा था मैं। ये ऊपर B0 है, नीचे B0 है, ऊपर B0 है, नीचे B0 है, तभी तो मैं सोचूं कुछ मिस्टेक हो रही है। एक बात बताओ, ये ऊपर ऊपर V0 है, नीचे B0 है। दूसरे केस में B0 को डबल कर दिया, V0 को एज इट इज रहने दिया, तो T डैश मेरा T/2 हो गया। मतलब मेरी पिच लेंथ हाफ हो गई। मतलब यहाँ पे आके टकराएगा, एक बार घूमेगा, फिर दूसरी बार घूमेगा, तब यहाँ पर पहुँचेगा। तो इस पॉइंट पर पहुँच रहा है, लेकिन 2 सर्कल घुमा के पहुँच रहा है, क्योंकि पिच लेंथ हाफ हो गई है। मिनिमम इसका लूप बनाने की जो कैपेसिटी है, इसीलिए पहुँच तो रहा है, ऐसा तो नहीं नहीं पहुँच रहा है, पहुँच गया। और पहला और दूसरा ही आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पिच टूटी हो जाएगी। इसका एक लूप ही यहाँ पर जाके बनेगा, जो कि यहाँ पर नहीं बना। ये दोबारा पीछे नहीं आ सकता ना, आगे ही जाएगा, बट यहाँ पर पहला बनने के बाद दोबारा पीछे जा सकता है। इसमें क्या है भाई, इसमें मेरा ऊपर तो 2V है, नीचे B/2 है भाई। यहाँ पर तो क्या सीन, 4T हो गया है। तो 4T हो गया है, तब भी वो दूर ही बनेगा, इसीलिए थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। कंसीडर द मोशन पॉजिटिव चार्ज रीजन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या? जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती है, तो मेरा जो पिच बनता है वो, उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। मतलब इसके और इसके बीच की लेंथ बढ़ती जाती है। क्यों क्यों बढ़ती जाती है भाई? क्योंकि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और इसकी वेलोसिटी इस साइड बढ़ा दिया, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन बन गया ये। जब एक्सेलरेटेड मोशन बन गया, इसीलिए ये हेलिकल पाथ बनाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये बढ़ती जाएगी, लेकिन ये आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक बात, ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से हो सकता है, कभी भी ई की वजह से नहीं होगा, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, अगर थीटा 0 है तो चार्ज मूव सर्कुलर पाथ इन एक्सजेड प्लेन। अच्छा एक बात बताओ, अगर थीटा 0 हो जाएगा, बी इस डायरेक्शन में है, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये तो भाई इस पे फोर्स लगाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में फोर्स नहीं लगाता, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। जब थीटा 0 है तो चार्ज हेलिकल मोशन में जा रहा है विथ कांस्टेंट पिच। हेलिकल मोशन में जा सकता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से,
बट बट पिच कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये देखो बढ़ती हुई पिच आती है। जब थीटा 10 डिग्री है तो चार्ज हेलिकल मोशन में जाएगा विथ इंक्रीजिंग पिच, सही है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये भी सही है। जब थीटा 90 है तो चार्ज लीनियर होगा बट एक्सेलरेटेड होगा वाई डायरेक्शन में। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और हमको बताना है t बराबर 0 सेकंड से ज़्यादा पर। तो मेरा थर्ड वाला सही हो गया और फोर्थ वाला सही हो गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्यों अच्छे लेवल का है भाई? यकीन प्लस का क्वेश्चन है तो लेवल तो अच्छा होना ही है। पार्टिकल है प्लस क्यू चार्ज का, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक ट्राजेक्टरी बना रहा है ऐसे, और पी और क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे दी गई है। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या है? ये क्या है वो तो नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होगा। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज दिस। कैसे चेक करें भाई, कैसे चेक करें? चेक करते हैं, देखते हैं। क्या मेरा वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाँ, वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ यम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर। वी फाइनली कितना है? 2v। इनिशियली कितना है? v। तो क्या मैं यहाँ पर अगर 2v का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिखूँ तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी नहीं स्पीड आती है। मान लो वेलोसिटी ही होती तो स्क्वायर करने पर वो सही हो जाती, मतलब प्लस हो जाती। 1/2m, 3 दो दूनी 4v² माइनस वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3v²। तो ये मेरा हो जाएगा 3mv²/2। अब फोर्स कितना लगाएगा भाई? तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही लगेगी। वो कितनी लगेगी? Q इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुई है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है। डिस्प्लेसमेंट नहीं यार, डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस कितना है भाई? ये वाला डिस्टेंस मेरा 2a है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है 2a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा e जो है वो आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा 3mv² डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4a³। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये तो मेरा सही हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो मेरा स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को चेंज कर सकता है। स्पीड को चेंज करने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होगा, मैग्नेटिक की वजह से नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, ठीक है। अब रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है भाई? पावर। सिंपल है, वर्क अपॉन टाइम पावर ही तो होता है, मतलब रेट ऑफ वर्क डन। तो पॉइंट पी पर अगर हम पॉइंट पी पर देखें तो मैं पावर लिख सकता हूँ फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है, और वैसे भी एफ वी जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर मैं एंगल दिया हो एफ और वी के बीच में तो मैं एफ वी कॉस थीटा लिखूंगा। ठीक है। अब फोर्स कितनी होगी भाई? क्यू ई इंटू वी। यहाँ पर वी वेलोसिटी है, ध्यान रखना। अब क्यू तो ठीक है, वी भी ठीक है। ई हमने ऊपर निकाला, कितना निकाला है भाई? 3m v² डिवाइडेड बाई 4qa। क्यू से क्यू को कैंसिल करो, और यहाँ पर ये v से v मल्टीप्लाई होके 3mv³ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4a। तो रेट ऑफ वर्क डन इस पॉइंट P पर तो सही है, सही है। वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल मेरा 90 था, सॉरी 0 था, तो cos 0 1 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट Q पर देखें तो फोर्स फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री है, तो cos 90 मेरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 0 हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ फील्ड एट Q 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसलिए 0 हुई। अब बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 0 क्यों होगी। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो पावर बाय मैग्नेटिक फील्ड या रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेलोसिटी चेंज करवा ही नहीं सकता, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 0 होगा।
और मेरा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क जीरो नहीं होगा। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये वाला आंसर। ऐसे क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस ना के बराबर है। नीट में कैसे क्वेश्चन तब आ सकते हैं, ये देखो ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन से खेल के हमारा आंसर आ जाए, वैल्यू निकालने की जरूरत ही ना पड़े। एक प्रोटॉन है, उसको रेस्ट से रिलीज किया रूम में। अगर ये इनिशियली ए नॉट एक्सेलरेशन से वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वेस्ट इस साइड होता है, जा रहा है इस साइड, जाने दो। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टूअर्ड नॉर्थ, जब इसको नॉर्थ में वी नॉर्थ से प्रोजेक्ट किया तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन 3a था, वेस्ट में 3a नॉट था। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रूम में कैसी होगी। अब एक बात बताओ, जब ये रेस्ट में था, जब ये चार्ज रेस्ट में था, तब इस पर इस साइड एक्सेलरेशन लग रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेस्ट चार्ज पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगती। जब फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये रेस्ट चार्ज पर जो ईस्ट के साइड ए नॉट एक्सेलरेशन लगा, वो किसकी वजह से लगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी, या मैग्नेटिक फोर्स की या फील्ड की। तो सिंपल है भाई, वेस्ट। किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं अगर लिखूं कि फोर्स बराबर एम ए, और ये मैं लिखूंगा क्यू ई, क्यू कितना है मेरा ई नॉट या ई, और ई कितना है, सिंपली ई है, इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से मैं ए को लिख सकता हूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है ना, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ एम ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई ई। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वेस्ट के डायरेक्शन में होगा, वेस्ट के डायरेक्शन में होगा। अब देखो वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यार इसका डायरेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग है सही में, इसीलिए बच्चे लोग को डर लगता है। हमारा जो दूसरा वाला केस है, जिसमें इस साइड 3a नॉट एक्सेलरेशन है, ऊपर साइड वेलोसिटी है, तो इसमें से एक एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और दो एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। अब मैग्नेटिक फोर्स तो इस साइड लग रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी किस साइड है। तो मैं अपना 4 फिंगर करूंगा वेलोसिटी की तरफ, लो कर लिया, और थंब मेरा फोर्स बताता है, फील्ड नहीं। फील्ड और फोर्स से कंफ्यूज मत होना, इस बात को ध्यान रखना। तो वेलोसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारते थे तो थंब फोर्स बताता था। यहाँ पर फोर्स पहले से पता है, वेलोसिटी पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, थप्पड़ मारेंगे ऐसे तो क्रॉस में होगा, मतलब डाउन आ जाएगा। ये दो ऑप्शन हमने पहले ही ईस्ट ईस्ट वाले कैंसिल कर दिए थे, इन दोनों में से ही एक था, बस इसका डायरेक्शन क्लियर होते ही हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया। अब हमको कुछ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, यस नो और ट्रू फॉल्स बताना है। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जब वो किसी एक स्पेस से पास कर रहा है, तो कैन वी श्योर दैट देयर इज अ नो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। नो, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ से पास हो रहा है अगर बिना डेविएशन के, तो मैग्नेटिक फील्ड की एश्योरिटी नहीं होने की नहीं देता। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, ये बात ठीक है, फील्ड प्रेजेंट हो सकती है, हो सकता है भाई फील्ड और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पैरेलल हो, तो फील्ड है बट फोर्स नहीं लगी, इस बात को ध्यान रखना। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स में कंफ्यूजन होती है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। क्यों हुआ नो, बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो ये गारंटी नहीं देता कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहा है साइड वे से, जब वो पास कर रहा है स्पेस से, तो कैन वी श्योर दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से साइड वाइज कभी भी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, अच्छा सवाल है। एक बीम है प्रोटॉन की, वो डिफ्लेक्ट कर रही है साइडवेज, कुड दिस डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकती है, हाँ। प्रोटॉन है, ध्यान देना, ऊपर इलेक्ट्रॉन था, ये देखो। अब तो बताओ, अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कैसे, तो कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसे पॉसिबल है कि बाय प्रोजेक्टिंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इफ डिफ्लेक्शन अकर इन सेम डायरेक्शन। जैसे मैं चाह रहा था यहाँ डिफ्लेक्शन हो, अगर इस साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये मेरा देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा तो वो पक्का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगती। आगे चलेंगे, ट्रू फॉल्स बताना है।
चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है जीरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो। क्या ये सही है या गलत है, बताना। ये मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है और वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं फील कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो होना चाहिए। वैसे भी रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी ही नहीं। इलेक्ट्रिक लग सकती है, लेकिन बता दिया कि जीरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो होनी चाहिए थी, इसलिए फॉल्स है। चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है जीरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जीरो होगी? इसका आंसर मेरा होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगती ही नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो। हाँ, ये बात सही है, वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो, क्योंकि रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड में भी जीरो है, इस बात पे ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मस्ट कर दिया होता तो क्वेश्चन आंसर इसका फॉल्स हो जाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का होना ये गारंटी नहीं देता कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, बट वाइस वर्सा। चार्ज पार्टिकल का रेस्ट में है, पार्टिकल है उसका चार्ज रेस्ट में है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो। अगर चार्ज रेस्ट पर है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब पक्का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ रहा ही होगा। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो फोर्स उस पर एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा, रेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बोल दिया कि मस्ट बी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आगे चलेंगे। चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, कोई डेविएशन नहीं हुआ, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ मे बी नॉन जीरो और बोथ मे बी जीरो। अब इसकी इसका क्या भाई लॉजिक है? इसका ये लॉजिक है कि अगर अगर ईएम वेव में चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, या दोनों जीरो है, दोनों जीरो है, तो ये बात तो भाई सही होती है, दोनों जीरो है। अच्छा, अगर दोनों जीरो होगा तब तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ये तो समझ में आता है। जब दोनों है तब एक काम हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स मतलब क्यू वी बी बैलेंस कर ले क्यू ई को, तब ऐसा पॉसिबल है कि कोई डेविएशन ना हो, और जब दोनों जीरो हैं तब तो भाई डेविएशन होना पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलेंगे। चार्ज पार्टिकल पास कर रहा है ईएम फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, बिना एक्सेलरेशन के, देन थ्री पॉसिबल कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों जीरो नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन करवाता कौन है? क्या बी की वजह से कभी एक्सेलरेशन हो सकता है? नहीं। विदाउट एक्सेलरेशन इसका ये मतलब है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना एक्सेलरेशन के जाए, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये केस नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब बी नहीं लग रहा है ई लग रहा है तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा तो भाई विदाउट एक्सेलरेशन कैसे होगा। लेकिन जब दोनों जीरो नहीं है तब ऐसा पॉसिबल है कि बिना एक्सेलरेशन के जाएं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मेन एक्सेलरेशन का कॉज यही है, यही है, तो यही जीरो हो गया, यही जीरो हो गया, यहाँ पर ये जीरो नहीं है तो ये इसको बैलेंस कर लिया होगा। समझे कि नहीं समझे? अब चार्ज है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, देन ओनली पॉसिबल कंडीशन क्या भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। सही बात है भाई, अगर ये आ गई होती तो ये तो भाई हेलिकल बनवा देती, मतलब इसकी वजह से फोर्स लगता और एक्सेलरेशन आता, तब ये सर्कुलर नहीं बन पाता। तो अगर कहीं सर्कुलर बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक को जीरो होना ही पड़ेगा। अब ये देखो, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? उसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है।
विच इज नॉट पॉसिबल, तो क्या नहीं पॉसिबल है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अपने मन से सोचो कि वेलोसिटी को चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका ये वाला जो कंडीशन है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स क्यू ई लगेगा और ये जीरो है, फोर्स क्यू ई लगेगा तो एक्सेलरेशन मेरा ये होगा, और एक्सेलरेशन होगा तब तो भाई वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यही होता है ना, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है। ये जाने दो, अभी आप काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। जैसा कि कंडीशन में बता रहा है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए फोर्स का जीरो होना ज़रूरी है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये एक ऐसा एकमात्र केस है जो कि पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।